all leaders. एक मिनट हम लोग और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट फिर स्टार्ट। भी आए कि नेगेटिविटी जैसे आती है, कुछ भी आए उसे आपको नहीं लेके आना माइंड के अंदर और ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आपने काम किसको दिया है यही डिपेंड करेगा आपका सफलता में और असफलता में, कि किस व्यक्ति को आपने, किस फोरमैन को आपने काम पे लगाया हुआ है अपनी लाइफ के लिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि मिस्टर विजय को लगा दीजिए, जिससे कि आप सारी चीजें पालेंगे, जीत जाएंगे। चलिए आगे का लेसन हम स्टार्ट करते हैं, लेट हो रहे हैं। बिल्कुल रेनू, स्टार्ट कीजिए लेसन नंबर 2। बहानासाइटिस का इलाज कराएं। यह असफलता की बीमारी है। चूंकि सफलता का संबंध लोगों से है, इसलिए सफल होने के लिए ये जरूरी है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आप लोगों को ध्यान से देखेंगे तो आप उनसे ये सीख सकते हैं कि जिंदगी में सफल कैसे हुआ जा सकता है, और ये सीखने के बाद आप उसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। अभी हाल बिना देरी के लोगों का अध्ययन गहराई से करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि असफल लोगों को दिमाग की एक भयानक बीमारी होती है, और इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस की तर्ज पर ही बहानासाइटिस यानी कि एक्सक्यूजाइटिस का नाम दे सकते हैं। हर असफल व्यक्ति में यह बीमारी बहुत विकसित अवस्था में पाई जाती है, और ज्यादातर आम आदमियों में ये बीमारी बहुत थोड़ी तो होती ही है। आप पाएंगे कि बहानासाइटिस की बीमारी सफल और असफल व्यक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर होती है। सफलता की सीढ़ियों पर बिना रुके चढ़ने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस का रोगी नहीं होता, जबकि असफलता की ढलान पर लगातार फिसलने वाला व्यक्ति बहानासाइटिस से गंभीर रूप से पीड़ित होता है। और अपने आसपास के लोगों को देखने पर आप ये पाएंगे कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता और उसके पास कहीं पहुंचने की कोई योजना भी नहीं होती, उसके पास बहाने थोक में मौजूद रहते हैं। असफल लोग फौरन से बता देते हैं कि उन्हें अमुक काम क्यों नहीं किया, या उसे क्यों नहीं करते, या वे उसे क्यों नहीं कर सकते, या ये कि वे असफल क्यों है। सफल लोगों की जिंदगी का अध्ययन करें और आप उन सब में एक बात पाएंगे कि असफल लोग जो बहाने बनाते हैं, सफल व्यक्ति भी वही बहाने बना सकता है, परंतु वह बहाने नहीं बनाता। मैं जितने भी सफल बिजनेसमैन, मिलिट्री ऑफिसर, सेल्समैन, प्रोफेशनल व्यक्तियों या किसी भी क्षेत्र के अग्रणी लोगों से मिला हूँ या जिनके बारे में सुना है, उनके सामने बहानों की कोई कमी नहीं थी। रूजवेल्ट अपने बेजान पैरों का बहाना बना सकते थे। ट्रूमैन शिक्षा की कमी का बहाना बना सकते थे। कैनेडी ये कह सकते थे कि प्रेसिडेंट बनते वक्त मेरी उम्र कम थी। जॉनसन और आइजनहावर हार्ट अटैक के बहाने के पीछे छिप सकते थे। किसी भी बीमारी की तरह बहानासाइटिस का अगर वक्त पर सही इलाज नहीं किया जाए तो हालत बिगड़ सकती है। विचारों की इस बीमारी का शिकार व्यक्ति इस तरह से सोचता है, मेरी हालत उतनी अच्छी नहीं है जितनी की होनी चाहिए। अब मैं लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए कौन सा बहाना बना सकता हूँ? बुरी सेहत, शिक्षा का अभाव, ज्यादा उम्र, कम उम्र, बदकिस्मती, व्यक्तिगत विपत्तियां, बुरी पत्नी, माँ बाप की गलत परवरिश। असफलता की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जब किसी अच्छे बहाने को चुन लेता है तो फिर वह इसे कसकर पकड़ लेता है। फिर वह इस बहाने के सहारे लोगों को और खुद को ये समझाता है कि कैसे वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्यों वह जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। भाभी बताना चाहेंगे इसके हाँ बारे में? दोस्तों, बिल्कुल देखिए, बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास। मुझे तो अच्छी शिक्षा नहीं मिली, मेरी तो सेहत खराब रहती है, मेरी तो तबीयत ही खराब नहीं रहती, तबीयत खराब रहती है, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, है ना, मुझे तो ये नहीं आता। ये सब दोस्तों सफल व्यक्ति भी बोल सकता है, लेकिन वो नहीं बोलता क्योंकि वो सफल होकर दिखाता है ना। तो जो भी इंसान सफल नहीं होता और इस तरह की बातें करता है ना, मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे ये काम करूं, तो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं छोटे बच्चों के साथ में भी, है ना। मेरे तो सास ससुर है साथ में, तो मैं कैसे काम करूं, तो उसके भी एग्जाम्पल है हमारे पास में। क्योंकि सफल लोगों को देख लीजिए, आप वही सफल हुए हैं जिन्होंने ये बहाने नहीं लगाए। आप हमारी टीम में भी देख सकते हैं, मोदी केयर पे भी ये चीज लागू होती है। तो इसी तरह दोस्तों आपको देखते हैं आगे क्या कहती है बुक। चलो रेनू, आगे चलते हैं। हर बार जब यह बीमार व्यक्ति बहाना बनाता है तो वह बहाना उसके अवचेतन में और गहराई तक चला जाता है। जब हम उनमें दोहराव की खाद डालते हैं
तो विचार चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक ज्यादा तेजी से फलने फूलने लगते हैं। शुरुआत देखिए में तो दोस्तों, यहाँ पर क्या बात बताई गई है, देखिए अगर आप दोहराते हो, एक तो नेगेटिव बोलते हो, एक तो मैं बीमार हूं बोलते हो, और उसको फिर रिपीट और करते हो, तो खाद पानी दे रहे हो उसके अंदर। चलो रेनू आगे। शुरू में तो बहाना साइटिस का रोगी जानता है कि उसका बहाना कमोबेश झूठ है, परंतु वह जितनी ज्यादा बार अपने बहाने को दोहराता है उतना ही उसे लगने लगता है कि ये सच है, और यही उसकी असफलता का असली कारण है। हम्म, सफलता की राह में अपने चिंतन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कदम उठाना पड़ेगा कि आप बहाना साइटिस के बचाव के लिए वैक्सीन लगवा लें। ये जरूरी है, क्योंकि बहाना साइटिस एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को जिंदगी भर सफल नहीं होने देती। बहाना साइटिस की बीमारी कई तरह की होती है, परंतु मोटे तौर पर ये 4 प्रकार की होती है। सेहत का बहाना साइटिस, बुद्धि का बहाना साइटिस, उम्र का बहाना साइटिस और किस्मत का बहाना साइटिस। आइए हम देखें कि इन सब से खुद को हम किस तरह से बचा सकते हैं। भाभी दोस्तों आप आपको समझ में, हाँ समझ में आया ना आपको कि किस तरह के ये पूरा निचोड़ दे रखा है इस बुक के अंदर, है ना। ये बुक जिन्होंने लिखी है ना, उसने पूरे रिसर्च करके लिखी है कि कौन कौन से बहाना साइटिस्ट लोग लेते हैं, कौन कौन से बहाने लोग लेते हैं। तो बिल्कुल समझ में आ गया सबको, इसको ज्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं। आगे चलो, बुक ये है बड़ी सोच का बड़ा जादू, कुछ लोग पूछने बाद में भूल जाऊंगी। चलो आगे चलो रेनू। बहाना साइटिस के 4 सबसे लोकप्रिय रूप। पहला रूप, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। ये सेहत का बहाना साइटिस है, परंतु सेहत का बहाना साइटिस भी कई तरह का होता है। कई लोग बिना किसी बीमारी के उल्लेख के यूं ही कहते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, जबकि कई लोग अपनी बीमारी का नाम जोर देकर अंडरलाइन करते हैं और फिर विस्तार से आपको बताते हैं कि उनके साथ क्या गड़बड़ है। बुरी सेहत को लेकर हजार बहाने बनाए जा सकते हैं, और उनसे ये सिद्ध किया जा सकता है कि अपनी बीमारी के कारण ही आदमी वह नहीं कर पा रहा जो करना चाहता है। अपनी बीमारी के कारण ही वह बड़ी जिम्मेदारियों का बोझ नहीं ले पा रहा है, और इसी कारण वह ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा है, और इसी कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। लाखों करोड़ों लोग सेहत के बहाना साइटिस से पीड़ित रहते हैं, परंतु क्या ज्यादातर मामलों में ये सिर्फ बहाना नहीं होता? जरा एक पल के लिए सोचिए कि बेहद सफल लोग भी अपनी सेहत का रोना रो सकते थे, परंतु उन्होंने तो ऐसा कभी नहीं किया। मेरे डॉक्टर मित्र मुझे बताते हैं कि इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं होता है। हर एक के साथ कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती ही है। कई लोग कुछ हद तक या काफी हद तक सेहत के बहाना साइटिस के सामने घुटने टेक देते हैं, जबकि सफलता चाहने वाले लोग ऐसा नहीं करते। मेरे साथ एक ही दिन में 2 घटनाएं हुई, जिनसे मुझे ये सीखने को मिला कि अपनी सेहत के बारे में सही और गलत नजरिया क्या होता है। क्लीवलैंड में मेरे भाषण के बाद 30 साल का एक आदमी मुझसे अकेले में मिला। उसने कहा कि उसे भाषण तो बहुत बढ़िया लगा, परंतु उसने ये भी कहा कि पर मुझे नहीं लगता कि आपके विचारों से मुझे कोई फायदा हो सकता है। उसने बताया, मुझे हृदय रोग है और मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद उसने मुझे ये भी बताया कि वह 4 डॉक्टरों के पास जा चुका है, परंतु डॉक्टर उसके दिल में कोई बीमारी ढूंढ ही नहीं सके। उसने मुझसे पूछा कि ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। मैंने जवाब दिया, मैं हृदय रोग के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, परंतु एक आम आदमी के रूप में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इन परिस्थितियों में मैं क्या करता। पहली बात तो ये कि मैं सबसे अच्छे हृदय रोग चिकित्सक के पास जाता और उसकी राय को अंतिम मान लेता। आपने पहले ही 4 डॉक्टरों से चेकअप करवा लिया है और उन्हें आपके दिल में कोई खराबी नजर नहीं आई, तो अब 5वें डॉक्टर का फैसला आपको मान लेना चाहिए। हो सकता है कि वह आपके हृदय में कोई न कोई रोग ना हो और ये सिर्फ आपके मन का वहम हो, परंतु अगर आप इसकी चिंता करेंगे तो एक ना एक दिन आपको सचमुच हृदय रोग हो जाएगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, उसे खोजते रहेंगे, उसकी चिंता करते रहेंगे, तो अक्सर आप इसी वजह से बीमार पड़ जाएंगे। मैं आपको दूसरी सलाह ये देना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर शिंडलर की महान पुस्तक हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर पढ़ें। डॉक्टर शिंडलर इस पुस्तक में बताते हैं कि अस्पताल में जो मरीज भर्ती होते हैं, उनमें से 3/4 लोगों को दरअसल कोई शारीरिक बीमारी होती नहीं है। कितना बड़ा फैक्ट है ये। उनकी बीमारी का असली कारण मानसिक या भावनात्मक होता है। जरा सोचिए, हमारे देश के 3/4 लोग सिर्फ अस्पताल में के बिस्तर पर पड़े हुए हैं,
क्योंकि वे अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाए। डॉक्टर शिंडलर की पुस्तक पढ़े और इसके बाद भावनाओं को मैनेज करना सीखे। और बिल्कुल इस देखिए कितना बढ़िया बताया गया है। और मैं आपको बताती हूँ, जैसे हम एक पुस्तक पढ़ते तो कितनी पुस्तकों का सार भी मिलता है उसके अंदर, है ना। डॉक्टर शिडलर की पुस्तक में भी बता दिया गया है कि क्या लिखा हुआ है, और उन्होंने इस बारे में एक पुस्तक ही लिख दी कि कैसे अपनी सेहत को आप मैनेज, कैसे मतलब हाउ टू लिव, कैसे रहना चाहिए आपको। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया ना कि बीमारी कुछ होती ही नहीं है बस, और बीमारी को हम ही बढ़ा देते हैं बार बार उसकी चर्चा करके। और बीमारी हमें लगता है कई बार कि मुझे ऐसे हो रहा है, कई बार लगता है कि मुझे चक्कर आ रहा है, कई बार लगता है मेरे सिर में, कभी हल्का सा एहसास भी होता है तो उसको बार बार रिपीट नहीं करना, खाद पानी नहीं डालना उसके अंदर, उसको और बढ़ाना नहीं है, उसको बल्कि खत्म करना है हमें अपने तरीके से। और वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं अपने विचारों से, अपने सोच से। ठीक है ना। तो चलिए, बिल्कुल देखो हॉस्पिटल में इतने सारे लोग बीमार होते हैं ना, 3/4 तो उसके अंदर से बीमार होते ही नहीं है, बस सोच की वजह से हो जाते हैं वो। चलो रेनू। तीसरी बात यह है कि मैं तब तक जिंदा दिल बने रहने का निश्चय करूंगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊं। फिर मैंने इस परेशान आदमी को वही सलाह दी जो मेरे वकील दोस्त ने मुझे कई साल पहले दी थी। वकील दोस्त को टीबी था, परंतु इसके बाद भी वह वकालत करता रहा, अपने परिवार का मुखिया बना रहा और जीवन का भरपूर आनंद लेता रहा। अभी मेरे उस वकील दोस्त की उम्र 78 वर्ष है। उसने अपनी फिलॉसफी बताई, मैं तब तक जिंदा दिल रहूंगा जब तक कि मैं मर ही ना जाऊं। मैं जिंदगी और मौत को लेकर फालतू की चिंता नहीं करूंगा। जब तक मैं इस धरती पर हूँ तब तक मैं जिंदा हूँ, तो मैं अधूरी जिंदगी क्यों जीऊं। मौत के बारे में चिंता करने में व्यक्ति जितना समय बर्बाद करता है, उतने समय तक वो वास्तव में मुर्दा ही होता है। मुझे इस बिंदु पर चर्चा खत्म करनी पड़ी क्योंकि मुझे डेट्रॉइट जाने वाला हवाई जहाज पकड़ना था। हवाई जहाज में दूसरा अजीबोगरीब परंतु सुखद अनुभव हुआ। जब हवाई जहाज आसमान में पहुंच गया तो मुझे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। हैरानी से मैंने अपने पड़ोस में बैठे आदमी की तरफ देखा जिसके पास से वह आवाज आ रही थी। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और उसने मुझसे कहा, डरिए नहीं, मेरे पास कोई बम नहीं है, ये तो मेरा दिल धड़क रहा है। मुझे सुनकर ये हैरानी हुई, इसलिए उसने मुझे पूरी कहानी सुनाई। सिर्फ 21 दिन पहले ही उसका ऑपरेशन हुआ था जिसमें उसके दिल में एक प्लास्टिक बॉल फिट किया गया था। उसने बताया कि टिक टिक की आवाज कई महीनों तक आती रहेगी जब तक कि नकली वालों पर नया ऊतक नहीं उग जाता। मैंने उससे पूछा कि अब वह क्या करने वाला है। अरे, उसने कहा, मेरी बहुत सारी योजनाएं हैं। मिनेसोटा पहुंचकर मैं वकालत पढ़ने वाला हूँ, शायद मुझे किसी दिन सरकारी नौकरी भी मिल जाए। डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि मुझे पहले कुछ महीनों तक सावधानी रखनी पड़ेगी, परंतु कुछ महीनों के बाद मेरा दिल बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाएगा। तो ये रहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में दो अलग अलग नजरिए। पहला आदमी तो ये जानता ही नहीं था कि उसे कोई बीमारी थी भी या नहीं। इसके बावजूद वह चिंतित था, परेशान था, हार के रास्ते पर जा रहा था और आगे नहीं बढ़ने का बहाना बना रहा था। दूसरे आदमी का हाल ही में बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, फिर भी वह कुछ नया करने के लिए उत्सुक था, आशावादी था और अपनी सेहत के बारे में दोनों की सोच के अंदर देखिए कितना बड़ा फर्क था। सेहत की बिल्कुल। बहानासाइटिस का मुझे व्यक्तिगत अनुभव भी है। मुझे डायबिटीज है, परंतु जब मुझे बीमारी हुई, कोई 5,000 इंजेक्शन के पहले, तो डॉक्टर ने मुझे ये हिदायत दी थी कि डायबिटीज एक शारीरिक बीमारी है, परंतु अगर इसके बारे में आपका नजरिया नकारात्मक रहेगा तो आप बहुत परेशान रहेंगे और आपकी बीमारी बढ़ भी सकती है। अगर आप इसके बारे में चिंता करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। डायबिटीज होने के बाद में बहुत से डायबिटीज मरीजों के संपर्क में आया। मैं आपको बता दूं कि इस बीमारी के बारे में लोगों को कितने विरोधाभासी विचार होते हैं। एक आदमी को ये बीमारी शुरुआती अवस्था में है और वह इसे लेकर बहुत परेशान रहता है। जरा सा मौसम बदलता है तो वह घबरा जाता है, मूर्खतापूर्ण रूप से अपने आप को लबादे में छिपा लेता है। उसे इन्फेक्शन से इतना डर लगता है कि वह सर्दी खांसी वाले आदमी को देखते ही उनसे दूर भाग जाता है। वह डरता है कि कहीं वह ज्यादा मेहनत ना कर ले, इसलिए वह कभी कुछ करता ही नहीं है। उसका ज्यादातर समय और मानसिक ऊर्जा इसी चिंता में बर्बाद हो जाती है कि उसके साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। वह दूसरे लोगों को अपनी भयानक बीमारी की सच्ची झूठी दास्तान सुना सुनाकर बोर करता रहता है। दरअसल उसकी असली बीमारी डायबिटीज नहीं है, वह तो सेहत के बहानासाइटिस से पीड़ित है। वह बीमारी को असफलता के बहाने की तरह इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? क्योंकि वह लोगों की सहानुभूति हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ एक बड़ी प्रकाशन फर्म का डिवीजन मैनेजर है
जो डायबिटीज का गंभीर रोगी है, वह ऊपर वाले मरीज से 30 गुना ज्यादा इंसुलिन लेता है, परंतु वह बीमारी की तरह नहीं जीता। उसे अपने काम में मजा आता है और वह जिंदगी का भरपूर आनंद लेता है। एक दिन उसने मुझसे कहा, देखा जाए तो डायबिटीज एक समस्या तो है, पर दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या है। और मैं इस बारे में चिंता कर करके सच में बीमार नहीं पड़ना चाहता। जब मैं इंसुलिन के इंजेक्शन लेता हूँ, तो मैं अपनी बीमारी को नहीं खोजता हूँ, बल्कि उस आदमी को दुआएं देता हूँ जिसने इंसुलिन की खोज की है। वाओ वाओ वाओ, क्या शानदार! सच में देखिए, देखिए कितना अच्छा लेसन है ना? कोई भी चीज आपके साथ बिल्कुल से नॉर्मल लीजिए, कोई भी चीज होती है ना? रोज नहाना भी तो पड़ता है, तो रोज मोदी का डेमो भी तो कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है बताइए? तो इसी तरह बिल्कुल आसान आप इन चीजों को लीजिए, डेली रूटीन वाली चीजों को लीजिए। उसने इतना भयंकर डायबिटीज था तो भी लगा कि दाढ़ी बनाना भी तो एक समस्या, वो भी तो रोज करना पड़ता है, तो इंसुलिन भी ले सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें कौन सा अलग से काम करना है? और दोस्तों देखिए कि किस तरह से उसने अपनी जिंदगी को देखिए बदल बदल लिया, किस तरह से, है ना? और वो दुआएं देने लगा कि जिसने किसी ने इंसुलिन की खोज तो की, जिससे वो जीवित तो है, तो उसमें भी उसने अच्छा ही खोज लिया। और कुछ लोग अच्छाई में भी बुराई खोज लेते हैं। तो दोस्तों यही नजरिया है, इसी को बदलना है, यही हमने रहस्य में और जादू में पढ़ा है, और यही ये बुक भी बता रही है। देखिए सब मिलती जुलती हैं और सबसे हमें कितना कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन 1000 एग्जाम्पल देकर आपको बताया जा रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, कितनी स्टोरियों के साथ हमें समझाया जा रहा है, जिससे कुछ तो हमारे समझ में आ जाए। तो दोस्तों बिल्कुल इसे समझिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। चलिए रेनू। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त 1945 में जब युद्ध से लौटा, तो उसका एक हाथ कटा हुआ था। इसके बावजूद जॉन हमेशा मुस्कुराता रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था। मैं जितने भी आशावादी लोगों को जानता हूँ, जॉन उनमें से सबसे ज्यादा आशावादी था। एक दिन मैंने उससे उसके कटे हुए हाथ के बारे में लंबी चर्चा की। उसने कहा, मेरा सिर्फ एक हाथ नहीं है। ये सही बात है कि दो हाथ हमेशा एक हाथ से अच्छे होते हैं, परंतु पूरे शरीर को बचाने के लिए अगर एक हाथ काटना पड़े तो यह सौदा महंगा नहीं है। और फिर मेरी जीवन शक्ति तो अब भी 100% बची हुई है। मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। मेरा एक और विकलांग दोस्त बेहतरीन गोल्फर है। एक दिन मैंने उससे पूछा, वह सिर्फ एक हाथ से इतना अच्छा कैसे खेल सकता है, जबकि दोनों हाथों से खेलने वाले ज्यादातर गोल्फर उसके जितना अच्छा नहीं खेल पाते। उसने मेरी बात का जोरदार जवाब दिया, ये मेरा अनुभव रहा है कि सही रवैया और एक बाह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। सही रवैया और एक बाह वाला आदमी गलत रवैये और दोनों बाह वाले आदमी को हमेशा हरा सकता है। इस बारे में कुछ देर सोचे। यह न सिर्फ गोल्फ के मैदान पर सच है, बल्कि ये जिंदगी के हर क्षेत्र में सच है। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही बताया गया है कि किस तरह से दोनों हाथ भी है, दोनों बाह भी है, फिर भी वो हरा सकता है। देखिए बस, है ना? दिमाग का खेल है सारा कुछ। ठीक है, चलो आगे रेनू। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के तरीके। अब हम तरीकों के बारे में देखेंगे कि क्या तरीके हैं जिनसे हम इनसे बच सकते हैं। तो सेहत के बहानासाइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। पहला डोज, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज्यादा बात करेंगे, चाहे वो साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद पानी देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्म केंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सफलता सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। वह बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है, और मैं सख्ती शब्द पर जोर देना चाहूंगी, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है, उसे किसी का भी सम्मान, आदर और वफादारी नहीं मिल सकती। दूसरा जो डोज है, अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। डॉक्टर वॉल्टर अल्ब्रेज विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमेरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा विश्वास था कि उसका गॉल ब्लेडर खराब है। हालांकि वह 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे करवाने पर उसका गॉल ब्लेडर पूरी तरह से सही दिख रहा था, और डॉक्टरों का कहना था
यह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि अब तो वह मेहरबानी करके अपने गॉल ब्लैडर का एक्सरे करवाना छोड़ दे। मैंने सेहत का जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है और मैंने उन्हें ये भी विनती करी है कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। तीसरी जो डोज है वो ये है, आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को लेकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरे वाले आदमी को देखा, तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला। इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है, आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप असली बीमारियों से बचे रहेंगे। चौथी डोज है, अपने आप को अक्सर ये याद दिलाएं कि जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी न किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस, जो लोग, ये तो हुए कि कौन कौन सी 4 डोज है जिनसे हम बहानों से बच सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे वाला जो बहाना साइटिस है। पहला लोग बहाना बनाते हैं सेहत का, कि अच्छी सेहत नहीं है। कुछ लोग बुद्धि का बहाना बनाते हैं कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, परंतु मेरे पास सफल लोगों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है, बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में ये इतना आम है कि ये हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी रूपों में तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म के बहाना साइटिस यानी कि बुद्धि के बहाना साइटिस में व्यक्ति चुपचाप दुखी होता रहता है। ज्यादातर लोग दूसरों के सामने ये मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर ही अंदर ये बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज्यादातर लोग 2 तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहली, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं और दूसरी, हम दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को अपने से ज्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की जरूरत होती है, परंतु तभी वहां एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और काम वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है, आप उसका किस तरह से उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दे रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। और ये बात वाकई में बार बार दोहराने वाली है कि आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या नजरिया जो कि आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। जी भाभी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल रेनू, समझ आ गया होगा लोगों को। आगे पढ़ो। देश के मशहूर डॉक्टर एडवर्ड टेलर से एक बार किसी ने ये सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफानी दिमाग की जरूरत नहीं होती है, न ही चमत्कारिक याददाश्त की जरूरत होती है, और न ही ये जरूरी है कि बच्चा स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल ये जरूरी है कि बच्चे की विज्ञान में रुचि हो। उसकी ये रुचि जितनी ज्यादा होगी, वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 आईक्यू वाले किसी व्यक्ति का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है, तो वह उस व्यक्ति से ज्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका आईक्यू तो 120 है, परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। यानी कि बुद्धि से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। यही असली पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला व्यक्ति उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली व्यक्ति से ज्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा होती है।
दोस्तों जैसे आप लगे रहोगे लगे रहोगे लगे रहोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। कोई लेना देना नहीं है किसी की भी बुद्धि से, किसी भी चीज का। ये जरूरी नहीं है कि बुद्धिमान आदमी ही साइंटिस्ट बन सकता है, बस विज्ञान में रुचि होनी चाहिए। ये थोड़ी जरूरी था कि बुद्धिमान आदमी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बना, उसकी बुद्धि बहुत ज्यादा थी। नहीं, उसकी क्रिकेट में रुचि थी तो वो बन गया क्रिकेटर इतना बड़ा। तो किसी भी सफलता के लिए बुद्धि का कोई लेना देना नहीं है। आप ये आज गांठ बांध लो कि मेरे में तो बुद्धि नहीं है, दिमाग ही नहीं है। आप चाहे याददाश्त कमजोर हो, चाहे अच्छी हो, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो हो जाएंगे आप। तो मोदी केयर में भी दोस्तों बुद्धि की जरूरत नहीं है। आपको पहले भी पता है कि ये बहाना कोई भी नहीं लगा कि मेरी तो कमजोर है, मैं तो क्या करूं। तो ठीक है, चलिए आगे रेनू। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा कि आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है। उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें ये नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे ये महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था। मैं ये बता सकता था कि कोई भी बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कर ले कि बिजनेस का साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे, क्या उसकी बहुत मांग है, क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी है, और इसी तरह की 1000 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज्यादा बुद्धि नहीं थी, या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वही का वही हूँ, उनकी कंपनियों की ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है इसके बारे में सोचते रहने के बजाय, काश मैंने ये सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी जिंदगी ज्यादा सुखी होती। चक्की बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नजरिया, जिसने चक्की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई बिल्कुल प्रतिभाशाली दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल देख लीजिए आप, है ना। कई लोग यही खोजते रहते हैं, सच में जिंदगी में भी मिलते हैं कई लोग यही सोचते रहते हैं कि किस तरह से इसमें, इस बिजनेस में कमी निकाल दे, इस चीज में कमी निकाल दे, ये क्यों असफल हो जाएगा, ये ऐसा क्यों हो जाएगा। मतलब हर चीज में उनका दिमाग ही यहाँ पर चलता है, हर चीज में यही। तो दोस्तों वो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, वो कहीं भी सफल नहीं होते वो लाइफ के अंदर, है ना। चाहे कोई भी काम कर ले, और जो बिल्कुल सफलता को सोच करके करता है वो सफल हो जाता है इंसान। तो बिल्कुल रेनू। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं। पिछले कई सालों से मैं एक आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है। उसका नाम है पी बेटा कापा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। वह जिम्मेदारियों से घबराता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज्यादातर शादियों का अंत तलाक से होता है। उसके बहुत कम दोस्त है। लोगों की बातें करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी भी तरह की जायदाद नहीं खरीदी है, इस डर से कि कहीं वो अपना पैसा ना गवा दे। ये आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सिद्ध कर देता है कि चीजें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ये सिद्ध करना चाहिए था कि सफल किस तरह से हुआ जाए। जैसा मैंने कहा कि उसके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नजरिया गलत है। और इसी कारण ये प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नजरिया बदल दे तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है, जिसमें अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नजरिया उतना ताकतवर नहीं है। मैं एक और ऐसे आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए, स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, नहीं स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसके बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण है। अनुशासन को वो पसंद नहीं करता था। ये दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज के बारे में उसका नजरिया नकारात्मक था, जिससे वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा हूँ और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता।
उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा और वही दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखें, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वो नजरिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। इस लाइन को तो बार बार पढ़ लेना चाहिए, बार बार अंडरलाइन कर लेना चाहिए और दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण है वो चिंतन या नजरिया जो कि आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। पीएचडी की बिल्कुल। डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार मान जाती है। रेनू, आज के लिए काफी इतना, हाँ भाभी, बिल्कुल। टाइम काफी हो गया। वैसे मन नहीं करता ना कि रुक जाए बुक पढ़ते हुए। हाँ, ये लग रहा है अभी आगे क्या आएगा, आगे क्या हाँ आएगा। हाँ हाँ, आगे क्या बताया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए 21 दिन की हैबिट होती है किसी भी चीज की, इसलिए बोला जाता है ना कि 21 दिन अगर आप बुक पढ़ लेते हो ना, तो आप फिर बाद में रह नहीं पाओगे बुक के बिना। ये हैबिट है। और पहले बुक पढ़ने में कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं जी बुक पढ़ना है, पढ़ना पढ़ना, पढ़ी नहीं जाती हमसे, है ना। नींद आने लगती है, पता नहीं क्या क्या होने लगता है। लेकिन इस तरह से अगर बैठ के पढ़ेंगे आप, मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा आपको। और बहुत यही चीज है। और मैं सच बताऊं, मैं बहुत पहले से ना बुक पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड रही हूँ, बहुत ज्यादा। मैंने खूब सारी बुक्स पढ़ रखी है। और तभी मैंने ये सोच की हमारी विचार पूरी तरह से बदल गए। और सच में ये बहुत होता है लाइफ में। आप देखते हो, हम लोग लखनऊ में रहते थे, एक छोटी सी घटना बता देती हूँ। वहां पे एक डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, और वो हमारे फैमिली डॉक्टर से बन गए थे। जब भी कुछ भी छोटे बच्चे थे तो कुछ भी होता था, तो घर पे न्यूक्लियर थे, मतलब अकेले रहते थे, जॉब करते थे वहां पे। तो वो खाना कई बार मेरे पास खा के जाते थे, बहुत बार आते थे, मतलब सुबह भी दोपहर कभी भी आ जाते थे, और हमारे फैमिली मेंबर जैसे थे। और वो हमेशा कहते थे कि शादी करना बहुत बुरा होता है, शादी करना बहुत बुरा होता है। वो अनमेरिड ही थे, लेकिन शादी के बारे में इतनी उनकी, हमने इतनी उनकी सोच बदली कि शादी करना कैसे अच्छा हो सकता है, कितना बढ़िया होता है शादी करना। और हमने उनकी सोच को बदल करके तब हमारे सामने उनकी एंगेजमेंट हुई, शादी हुई। आज वो 2 बच्चों के साथ बहुत खुश है, और वो हमेशा धन्यवाद देते कि आपने मेरा नजरिया बदला, नहीं तो क्या पता मैं शादी भी करता कि नहीं करता। इतने ज्यादा नेगेटिविटी उनके दिमाग में थी। तो दोस्तों बिल्कुल ये चीजें है ही, अपन ने इसके अंदर पढ़ा भी आज, और अपन ने बहुत कुछ सीखा कि किस तरह से बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। आपकी विचार, आपकी सोच, आपकी सकारात्मक सोच आपको कहीं भी लाएगी दोस्तों। तो प्लीज इस पे फॉलो कीजिए। और आप है ना, जो भी साथी हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, बिल्कुल बुक को है ना ध्यान से सुनिएगा, कहीं इधर उधर ध्यान मत लगाइएगा जब आप सुनते हो, क्योंकि इतनी मेहनत से हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो प्लीज आपके माइंड में हर चीज जानी चाहिए, पहली बात है ना, ठीक है। और अफर्मेशंस जो कि हमने बताया कि जो हमारे माइंड में होगा वही चीज होगी, तो अफर्मेशंस हमें करना जरूरी है। तो अब हम अफर्मेशंस करेंगे। और आपको बस अच्छा 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 बहुत बड़े के बारे में सोचना, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ रहे हैं हम अब। तो देख लीजिए क्या सोच होनी चाहिए हमारी, ठीक है। बिल्कुल चैट बॉक्स में मैसेज भी है कि मजा आ गया। बिल्कुल दोस्तों, बहुत मजा आता है। इससे अच्छा मजेदार कोई काम हो ही नहीं सकता अच्छी बुक पढ़ने से। मैं सच बता रही हूँ, मेरी बहुत फेवरेट होती है बुक्स। ये अलग बात है कि अब तो रेगुलर हो गया, कभी टाइम नहीं मिलता तो कभी पढ़ पाती, कभी, लेकिन मैं एक बुक को शुरू कर देती हूँ ना, उसमें इतने इंटरेस्ट में घुस जाती हूँ कि उसको तो खत्म करके ही रहती हूँ, फिर चाहे दूसरी शुरू करने में थोड़ा टाइम लग जाए। और मैंने खूब बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो इसी की वजह से हो सकता है सोच में बदलाव हो। तो चलिए हम लोग आज अफर्मेशंस दोहराएंगे, और जो भी अफर्मेशंस दोहराई जाती है बिल्कुल आप पक्का कर लीजिए कि ये मेरे साथ हो रही है घटनाएं, क्योंकि जो आप बोलेंगे वो आपके साथ सच होगा। और हम हमेशा मिस्टर विजय को आगे ले जाते हैं कि वो हमें विजयी बना दे। तो चलिए आंखें बंद कर लेंगे सब अपनी जगह। और कोई और लीडर दोहराना चाहता है हमारे साथ में? है उसके अंदर 5 लाइन बोलनी है उसके अंदर। तो दोस्तों देखिए, जब भी आपका सिर दर्द हो और कोई आपसे पूछे कि सिर में दर्द हो रहा है, तो आपको सिर्फ इतना कह देना कि हाँ जी हो रहा है, क्योंकि झूठ हम बोलते नहीं है, तो चलो ठीक है। लेकिन उसके बारे में ये नहीं, मेरे तो 2 दिन से हो रहा है, मैंने दवाइयां ले ली तो भी ठीक नहीं हो रहा, मुझे इतने सालों से ये परेशानी है, मुझे ये है वो है। 5 लाइनें नहीं जोड़नी। लेकिन अगर कोई भी अच्छी चीज की घटना हो, अच्छी बात हो, तो 5 लाइन जोड़नी है। कोई कहे बिजनेस कैसा चल रहा है, मेरा बिजनेस उड़ रहा है, मेरा बिजनेस पहले से तेज है, मेरे बिजनेस में बड़े बड़े लीडर्स आ रहे हैं, मैं शानदार तरीके से काम कर रही हूँ, और मेरा बिजनेस ग्रोथ पर है। क्या हम 5 लाइन नहीं बोल सकते उससे रिलेटेड? ये अगर आपने कर लिया ना, आप जीत जाओगे लाइफ में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल यही सार है इन बुक्स को रीड करने का। चैट बॉक्स में मैसेज आया तो बिल्कुल जी। चलिए आंखें बंद कर लीजिए, लेट भी हो रहे हैं हम लोग।
और मिला है, इतनी सुंदर हमें सुबह मिली है, इतनी अच्छी भगवान ने हमें नियामतें दे रखी है। हमारे सांस, जो ऑक्सीजन हमारी सांसों में आती है वो हमें आसानी से उपलब्ध है। हम लोग एक स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं और हमारे पास जीवन जीने के लिए सब कुछ है। और हमारा बिजनेस भी बहुत रफ्तार, हम लोग ऐसे बिजनेस के साथ में जहां पर बहुत तेजी से ग्रोथ होती है, रफ्तार पकड़ ली है हमारे बिजनेस ने। इन सब बातों को फील करते हुए आज ये अफर्मेशन आप दोहराएंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और रिपीट कीजिए। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे असीम शक्ति, हे ब्रह्मांड, आपको कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मुझे दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा खुश रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा अपने आप को यंग महसूस करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ हैं। ईश्वर की कृपा है कि मैं और मेरा परिवार बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों से मित्रता करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक लोगों से ही मित्रता करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मुझे प्रकृति की हर कृति पर विश्वास है। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर ही चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि मुझ में बहुत धीरज है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हर वक्त सकारात्मक स्व संवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक स्वसंवाद करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा लगातार बिना रुके चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा बिना रुके लगातार निरंतर चलती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आनंद और खुशी की जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आनंद और खुशी की जिंदगी जीती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मकता के दायरे में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा सकारात्मक दायरे में रहती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं विजेता हूँ और सिर्फ जीतने के लिए बनी हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय को नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं समय की पाबंद हूँ और कभी भी समय नष्ट नहीं करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मेरा अपने विचारों पर पूरा नियंत्रण है। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं हमेशा आशावादी बातें करती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। ईश्वर की कृपा है कि मैं दुनिया को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को, उसकी आती हुई हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना लिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ सूर्य को और उसकी आती हर किरण को, जिसने मुझे अपने जैसा चमकता हुआ सितारा बना दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ उस हवा, पानी और भोजन को जो मेरे लिए आसानी से उपलब्ध है, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ हवा, पानी और भोजन को, जो मुझे बहुत ही आसानी से उपलब्ध है और जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग को, जो सुचारू रूप से काम कर रहा है और मुझे स्वस्थ और जवान बनाए रखता है। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे शरीर के एक एक अंग को,
जो मेरे शरीर में सुचारू रूप से काम कर रहा है और मुझे स्वस्थ और यंग सुरक्षित बनाए रखता है। बनाए रखता है। बिल्कुल, मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को। जब से मेरी जिंदगी में आया, जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ मोदी केयर बिजनेस को। जब से मेरी जिंदगी में आया, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ रहस्य, जादू, शक्ति, बड़ी सोच का बड़ा जादू बुक को। जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई। मैं धन्यवाद देती हूँ रहस्य, जादू, शक्ति, बड़ी सोच का बड़ा जादू, इन बुक्स को। जब से मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी जादू की तरह बदल गई है। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, मैं उसे हर दिन जीती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मैं 10 करोड़ के शानदार फार्म हाउस में रहती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार चमचमाती हुई कार चलाती हूँ। मैं 1 करोड़ की शानदार चमचमाती हुई कार चलाती हूँ। मैं हर साल अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने 2 बार विदेश जाती हूँ। मैं हर साल अपने परिवार के साथ छुट्टियां बिताने 2 बार विदेश जाती हूँ। मैं बहुत अमीर बन रही हूँ। मैं बहुत अमीर और अमीर बन रही हूँ। मेरा बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। मेरा बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। मेरी टीम में जबरदस्त लीडर्स आ रहे हैं। मेरी टीम में जबरदस्त लीडर आ रहे हैं। हम सब बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। हम सब बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहे हैं। हमारी टीम में कंपनी से जो भी ऑफर निकलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अचीवर हैं। हमारी टीम में कंपनी से जो भी ऑफर्स निकलते हैं, उसको अचीव करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सारे लोग ही अचीव कर लेते हैं। सारे लोग ही अचीव कर लेते हैं। हमारी टीम की ग्रोथ देखकर पूरा मैनेजमेंट हैरान है। हमारी टीम की ग्रोथ देखकर पूरा मैनेजमेंट हैरान है। हमारी टीम का नाम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका है। हमारा और हमारी टीम का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच चुका है। हमारी टीम में सबसे ज्यादा जीबीडीज हैं। हमारी टीम में सबसे ज्यादा जीबीडीज हैं। सबसे ज्यादा टॉप अर्नर्स हमारी टीम के अंदर हैं। सबसे ज्यादा टॉप अर्नर्स हमारी टीम के अंदर हैं। हमारी टीम में लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। हमारी टीम में लग्जरी गाड़ियों की लाइन लग चुकी है। हमें इतनी बड़ी सफलता देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमें इतनी बड़ी सफलता देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दुनिया की सारी खुशियां हमारी झोली में डालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। दुनिया की सारी खुशियां हमारी झोली में डालने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और अपनी पूरी बॉडी को टच कर लेंगे और पॉजिटिव एनर्जी फील करेंगे और अपने आप को सबसे खुशकिस्मत मानेंगे। हर चीज में आनंद लेंगे। आज से जो भी आप चीज करोगे, उसमें आपको ज्यादा मजा आना चाहिए, ज्यादा खुशी फील होनी चाहिए। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे बच्चों से बातें करें, एक अलग ही खुशी फील होनी चाहिए। चाहे आप खाना बनाएं, चाहे आप अपना डेली रूटीन का काम करें, चाहे आप नहा रहे हैं, धो रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, अपने आप को ज्यादा सुंदर महसूस करें कि मैं पहले से कितनी सुंदर हो गई हूँ, है ना। अपने बाल बनाए तो बालों को लहराता हुआ बड़ा बड़ा मतलब अच्छा फील करें कि वाओ कितने हेल्दी मेरे बाल है। मतलब हर चीज में आपको ज्यादा खुशी होनी चाहिए दोस्तों। यही सफलता का राज है, यही सफलता का फॉर्मूला है। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे से इसे सीख रहे हो, इसे फॉलो भी कर रहे हो, अमल में भी ला रहे हो। हमें बदलना है अपने आप को, जैसे हम पहले थे और आज हमें अपने आप को पूरी तरह से बदल लेना है। हर चीज में अच्छा ही ढूंढनी है दोस्तों, हर चीज में। चाहे कितनी भी उसमें नेगेटिविटी हो, कितनी भी चीज खराब हो, चाहे कितना भी हमारा घर छोटा हो, लेकिन हमें उसे बड़ा फील करना है, ठीक है ना। चाहे कितनी भी हमारे पास किसी चीज की कमी हो, लेकिन हमें उस चीज को होते हुए देखना है अपनी नजरों से। हमें बड़ा बड़ा फील करना है, सब चीज देखनी है ना। कोई भी चीज में कितनी, किसी इंसान में कितनी भी बुराइयां हो, लेकिन उसकी एक गुण उसके अंदर खोज लेना, एक गुण। तैयार हो आप सब मेरे साथ में? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है निशा जी, हम आपके साथ। बिल्कुल दोस्तों, तो बिल्कुल आपको बस यही करना है, यही आपकी जिंदगी को बदलेगा। आप किसी में अच्छाई खोज रहे हो, उसका गुण देख रहे हो, वो तो है जैसा है, लेकिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी पूरी तरह से, ठीक है ना। आप किसी के घर गए
किसी के भी घर में एंट्री की मतलब कहीं पे भी गए, इवन कहीं पे भी रेलवे स्टेशन गए, बस स्टैंड गए, किसी के घर गए, वहां आपकी निगाह किस पे पड़ती है? अगर आपकी निगाह कुछ बुराई पे पड़ती है दोस्तों, अपने आप को बदलने की जरूरत है। और वहां पर कुछ अच्छा खोज लेते हो आपकी, वाओ ये कितना अच्छा है यहाँ पर, तो मतलब आप बदल गए हो। सीधा सीधा सिंपल सा खेल है। तो अब आप अपने नजरिए को देखिए दोस्तों, और ये नजरिया आपकी पूरी जिंदगी को बदल देगा। मेरी गारंटी है, मेरी क्या, ये सारे ब्रह्मांड की गारंटी है, सब बोलते हैं, मैं क्या बोलूंगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आप, मुझे पता है आप सब तैयार हो, हमारी टीम बहुत शार्प हो गई है, बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और आज क्लोजिंग है दोस्तों, 31 तारीख है। हैप्पी क्लोजिंग, छा जाइए, धूम मचा दीजिए, अपना समय खराब मत कीजिए। कोई जिंदगी में बहाना नहीं होता, अच्छा ही सब कुछ होती है। तो बहुत सारा समय ले लिया मैंने आज आपका, तो धन्यवाद आज आप सभी के लिए। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 7:30 बजे, ठीक है।